नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार परियार बायोलॉजी एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज एक फिर नए टॉपिक के साथ फिर पुनः आपके लिए हाजिर हूं। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था सेकंड चैप्टर, ये आपका सेकंड चैप्टर है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। कल हमने इसके बारे में जनरल टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जनरल टॉपिक के साथ साथ हम कुछ टॉपिक की लेकर के भी आगे बढ़ेंगे। जैसे कल आपने कुछ शब्दों के बारे में जानकारी ली थी। कौन कौन से शब्द है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कल आपने पढ़ा था प्रपसु कोशिकाएं। प्रपसु कोशिकाएं, इनको कहते हैं आर्की स्पोरियल सेल। देखो, ये जो प्रपसु कोशिकाएं हैं, ये प्रपसु कोशिकाएं सुबीजाणुधानी परिवर्धन में काम आती है। यानी बीजाणुधानी का जो परिवर्तन होता है, बीजाणुधानी का परिवर्तन में सर्वप्रथम निर्मित होने वाली कोशिकाएं हैं। सर्वप्रथम निर्मित होने वाली कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं आगे चल करके ये कोशिकाएं देखो, इसमें है ना आगे चल करके परिणतिक विभाजन होता है। परिणतिक विभाजन होता है, जिससे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक तो नंबर 1 प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं। दूसरी होती है इसमें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। देखिए, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं तो इसकी बीजाणुधानी या लघु बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण करती है, और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करती है? प्राथमिक बीजाणुजन यानी लघु बीजाणु का निर्माण करती है। लघु बीजाणु का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट के एग्जाम के अंदर, और साथ में कई प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम के अंदर आप देखते हैं कि ये इस प्रकार के छोटे छोटे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैंने कल बताया था प्रपसु कोशिकाएं आर्की स्पोरियल सेल्स के नाम से जानी जाती है। इसको ऐसे हिंदी में भी लिखा जा सकता है, आप कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद में देखो, ये जो कोशिकाएं हैं बीजाणुधानी का परिवर्तन करती है। बीजाणुधानी का परिवर्तन मैंने कल ही बताया था, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन आता है, बीजाणुधानी का परिवर्तन किस प्रकार का होता है? परिवर्तन दो प्रकार का होता है, यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन और दूसरा लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन। तो यहाँ पे ज्यादातर आवर्तबीजी पादपों में यू स्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्तन होता है। इसमें क्या होती है? हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती है, परागकोश की जो हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती है, वो क्या करती है? समूह में इकट्ठी हो जाती है, जिनका जीवद्रव्य काफी सघन हो जाता है, और वो काफी मात्रा में इकट्ठी होकर के बीजाणुधानी के परिवर्तन का कार्य करती है। इन कोशिकाओं में सर्वप्रथम ये कोशिकाएं जो होती है, सर्वप्रथम निर्मित होने वाली कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं में परिणतिक विभाजन होता है। देखो दोस्तों, विभाजन दो प्रकार के होते हैं, परिणतिक और अपनतिक। तो मुख्यतः इसमें जनरली जो सेल्स होती है, परिधि की ओर विभाजन करने वाली जो कोशिकाएं, यानी एक दूसरे की क्रोशित प्रकार का विभाजन नहीं करके ये परिधि की ओर बराबर समतल अक्ष में जो विभाजन करती है, उसे परिणतिक विभाजन कहते हैं। ये इस परिणतिक विभाजन के माध्यम से दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं। तो ये आपको याद रखना है, दो प्रकार की कोशिकाएं। इससे तो बनते हैं लघु बीजाणु यानी परागकण, पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन इसी से होता है। दूसरा यहाँ पे देखिए, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं जो क्या करती है? लघु बीजाणुधानी की भित्ति का निर्माण करती है। लघु बीजाणुधानी की भित्ति की निर्माण करती है, जिसे परागकोश भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परागकोश भित्ति। याद रखना ये। तो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं परागकोश भित्ति का निर्माण करती है, लघु बीजाणुधानी का। तो इसमें अगला जो आपका टॉपिक है, लघु बीजाणु
दानी की परागकोश भित्ति की कोशिका, इनके बारे में हम फोकस करके थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो टॉपिक ये रहेगा, ये जो कोशिकाएं होती है प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं लघु बीजाणु दानी की भित्ति का निर्माण करती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, जो मैंने आपके सामने लघु बीजाणु दानी की भित्ति की संरचना का चित्र बनाया है, इसमें आप देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परागकोश की भित्ति है ये। मैंने आपको कल बताया था कि परागकोश द्विपालित होता है, उसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। आप केवल उसकी भित्ति का एक चित्र यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें देखो सबसे पहले परागकोश की जो भित्ति है, इस भित्ति के अंदर सबसे पहले की जो कोशिका होती है अधिचरम की कोशिका, अधिचरम कहते हैं। सबसे बाहर की जो भित्ति होती है एपिडर्मिस, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। सबसे बाहर की कोशिका एपिडर्मिस, ये क्या करती है? परागकोश की चारों ओर से सुरक्षा करने का कार्य करती है, ठीक है। और परागकोश भित्ति सबसे बाहर स्थिर एकल कोशिकाओं का स्तर है। सिर्फ देखो, आप देखो इसमें एकल सिंगल लेयर की जो लेयर होती है ना, वो क्या है? परागकोश की भित्ति यानी अधिचरम की कोशिकाएं। उसके बाद में ये कोशिकाएं देखो एकदम चपटी होती है, स्पर्श रेखीय और दीर्घित प्रकार की कोशिकाएं हैं, स्पर्श रेखीय और दीर्घित प्रकार की कोशिकाएं। दूसरी यहाँ पे है जो परत है आपके सामने, अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम। अंतस्थीसियम ये बाह्य त्वचा के या अधिचरम के नीचे पाया जाने वाला स्तर है, और इसमें रेशेदार दूसरी जो परत है अंतस्थीसियम, एंडोथीसियम इसको बोलते हैं। देखो इसमें रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती है, रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती है मित्रों। तो आप इसमें देखिए, ये अधिचरम की जस्ट नीचे वाली परत है, इसमें रेशेदार पट्टिकाएं पाई जाती है। इनमें जो रेशेदार पट्टिकाएं होती है वो अल्फा सेल्यूलोज, किससे बनी है? अल्फा सेल्यूलोज से निर्मित पट्टिकाएं हैं, अल्फा सेल्यूलोज से निर्मित पट्टिकाएं हैं। ये अल्फा सेल्यूलोज की ये जो पट्टिकाएं, इनकी आकृति यू आकार की होती है, यू आकार की होती है। इनका प्रमुख कार्य, जब परागकोश का स्फुटन होता है, तब आर्द्रता को ग्रहण करके स्फुटन में मदद करती है। जैसे इस आर्द्रता ग्रहण करेगी तो परागकोश की भित्तियां फूल जाएगी, और कुछ समय बाद फूलेगी तो ऑटोमेटिक उसमें स्फुटन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। परागकोश के स्फुटन में मदद करने वाली ये कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकार की होती है, आर्द्रता को ग्रहण करती है, यू आकार की होती है, अल्फा सेल्यूलोज की पाई जाती है, रेशेदार पट्टियां पाई जाती है, और ये मोटी और रेडियल इलोंगेटेड है, त्रिज्यित दीर्घित प्रकार की है, त्रिज्यित दीर्घित प्रकार की रेडियल इलोंगेटेड टाइप्स की सेल्स है, अल्फा सेल्यूलोज की बनी होती है, रेशेदार पट्टिकाएं हैं, आकृति यू आकार की है, आर्द्रताग्राही है, मदद किसमें करती है? मदद करती है स्फुटन में, परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। देखिए अगला जो थर्ड इसकी लेयर है, मिडल लेयर यानी मध्य स्तर। बात करते हैं थर्ड लेयर की, मिडल लेयर की। इसमें स्टूडेंट ये देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस को इसके साथ आपको एनसीईआरटी का भी सिलेबस के जो टॉपिक सेम ही है, लगभग इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आप एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आप देख सकते हैं, और इसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। आप देखें तो टॉपिक तो हमेशा सेम ही रहते हैं। अब इनको पार्ट का अरेंजमेंट है, लेसन का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा चेंजेस किया जाता है।
तो थर्ड इसकी जो लेयर है मिडल लेयर, मध्य स्तर, मिडल लेयर। आप देखिए मिडल लेयर एक या दो परतों से, दो परतों की बनी होती है और ये तृतीय स्तर है। तीसरा जो स्तर है मध्य स्तर, इसका मुख्य कार्य ये जो टेपिटम की कोशिकाएं इसकी बाहर की परत का निर्माण करना। इसकी जो कोशिकाएं होती है पतली होती है, भित्ति युक्त होती है और अल्पकालिक होती है। पतली भित्ति युक्त अल्पकालिक यानी कम समय तक जीवित रहने वाली अल्पकालिक होती है। चौथा जो स्तर आप देख रहे हैं इसमें, चौथा जो स्तर ये दिख रहा है आपको, ये है टेपिटम। टेपिटम इसको कहते हैं पोषूतक। टेपिटम बोलते हैं इसको। इसका मुख्य काम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इसका है। इसका मुख्य काम है देखो पोषण प्रदान करना। पोषण प्रदान करना, किसको पोषण प्रदान करना? अंदर जो उपस्थिति परागकण है, पराग मात्र कोशिकाएं हैं, एमएमसी, माइक्रोस्पोर, मदर सेल है, उनको पोषण प्रदान करने का काम किसका होता है? चौथा जो स्तर होता है परागकोश का, उसका काम क्या होता है? पोषण प्रदान करना। दूसरा इसका काम है हार्मोन स्रावित करना। हार्मोन कौन सा? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, हार्मोन का सीक्रेशन करने का काम करती है। ये इंडोल एसिटिक हार्मोन का स्राव करती है। चौथा तीसरा काम है यूबिस कणों, प्रो यूबिस कणों का स्रावण करना। प्रोयूबिस कण है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण है, उसकी बाहरी संरचना का निर्माण करते हैं। उसके बाद में स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? परागकण की बाहरी सतह को चिकना और मजबूत बनाए रखने का काम करती है और पोलन किट का भी निर्माण करना। चौथा है पोलन किट क्या है कि परागकण के बाहरी सतह के ऊपर उपस्थित वह चिकनी तेलीय परत होती है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है और परागण में मदद करने का कार्य करती है, पोलन किट। अगर जिन पादपों की परागकोश की भित्ति के अंदर ये चौथी परत अल्प विकसित होती है तो उनके अंदर बनने वाले परागकण बंधे होते हैं, स्ट्राइल होते हैं, वो प्रजनन योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें टेपिटम का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। और ह्रास हो जाता है तो इसकी वजह से परागकण की जो वृद्धि होती है वो कम, अल्प विकसित इस प्रकार बनने वाले जो परागकण होंगे वो कैसे होंगे? स्ट्राइल यानी बंधे प्रकृति के होंगे। तो मित्रों ये देखिए, आपको आना चाहिए। आपने देखा है कि जो लघु बीजाणु दाने की भित्ति की संरचना अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बाहर की साइड में अधिचरण एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, एकल स्तरीय है। दूसरी एंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर के बाद जस्ट नीचे बनने वाली जो परत दूसरी परत है। थर्ड मिडल लेयर, ये टू लेयर। इसका काम क्या होता है? इसका काम ज्यादातर मुख्य नहीं होता है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क इसका नहीं है, लेकिन फिर भी ये टेपिटम की बाहर वाली परत है, थर्ड लेयर है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है टेपिटम। तो टेपिटम सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार की परत है। आपको पता होना चाहिए पोषण प्रदान करने का कार्य इसका होता है, हार्मोन स्रावित करने का काम इसका होता है, प्रोयूबिस कणों का स्त्रावण करने का काम इसका होता है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करने का कार्य इसका होता है, परागकण की बाहरी सतह को चिकना और मजबूत बनाने का कार्य करता है, पोलन किट का आवरण बनाने का कार्य इसका करता है। अब बात करते हैं हम टेपिटम की। टेपिटम देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेपिटम।
लघु बीजाणुधानी या परागकोश के अंदर टेपिटम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको अभी मैंने बताया था कि अगर टेपिटम किसी भी परागकोश के अंदर अल्प विकसित रहता है तो उसके अंदर जो बनने वाले परागकण हैं वो किसी भी प्रकार की कोई प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाते हैं, वो बंधे होते हैं। इस प्रकार के जो परागकण निर्मित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बंधे परागकण। देखिए टेपिटम, इसको कहते हैं पोषसूतक। देखिए ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है अमीबीय टेपिटम, अमीबॉइड टेपिटम। सेकंड स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार, ग्रंथिल टेपिटम। सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर टाइप्स का जो टेपिटम है, यह टेपिटम है। तो अमीबी प्रकार की जो आपको मित्रों में एक बात बता देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो बहुकेंद्र की होती है, पॉलीप्लॉइडी यानी बहु केंद्र की होती है और साथ में बहुगुणित भी होती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुकेंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत प्रकार की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा आप देखिए बहुगुणित प्रकार का है। पॉलीप्लॉइड लेवल, इसका लेवल जो क्रोमोसोम्स का जो लेवल होता है लगभग त्रिगुणित 3n या 4n टाइप्स का होता है या 5n टाइप्स का भी पाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गए इसमें आपके, एक तो मल्टीन्यूक्लिएटेड और दूसरा यहाँ पे बहुकेंद्र की, बहुगुणित 3n 4n 5n यानी पॉलीप्लॉइडी लेवल भी इसका प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना। तो अमीबी प्रकार का टेपिटम यानी इसकी जो शेप होती है, सेल्स की, कोशिकाओं की जो शेप संरचना आकार होता है वो अमीबा की तरह है, और अमीबा की तरह ये गमन करती है, इसलिए इनका नाम क्या है? अमीबीय टेपिटम। इस प्रकार की कोशिकाओं का नाम क्या होगा? अमीबीय टेपिटम। ये अमीबा की तरह प्रतीक MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं या परागजन मात्र कोशिकाएं, उनको पोषण प्रदान करती है अमीबा की तरह गमन करके। ठीक है, पेरिप्लाज्मोडियम टाइप का इसका जो लिक्विड होता है अंदर की साइड में, जीवद्रव्य स्तर का तरल पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। पेरिप्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनती है। उसके बाद में सेकंड है स्त्रावी या ग्रंथिल। इसका काम, इसकी जो कोशिकाएं होती है सेल्स की, ये सेल्स से सिक्रेटरी यानी स्त्रावण या स्त्रावी प्रकृति की है। स्त्रावी प्रकृति की होने की वजह से ये ज्यादा मात्रा में लिक्विड का सिक्रेशन करती है, जिससे क्या होता है? MMC या परागकणों को क्या पोषण प्रदान होता है। तो आप ध्यान रखें, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर 90% पाया जाने वाला जो टेपिटम है वो सेकेंड टाइप्स का है। स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाया जाता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब उसके बाद में फिर देखिए आप, ये तो आपकी देखो फर्स्ट जो आपने संरचना पढ़ी थी, ये परागकोश की भित्ति की जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर आपने ये पढ़ लिया, चारों प्रकार की कोशिकाएं हैं। टेपिटम के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है टेपिटम के बारे में। अब उसके बाद में फिर बीजाणुजन कोशिकाएं, सेकंड जो टॉपिक आपका है, मैंने आपको कहा था कि प्रक्षु कोशिकाएं हैं, उन प्रक्षु कोशिकाओं के अंदर परिणतिक विभाजन होता है, और परिणतिक विभाजन से दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक परागकोश की भित्ति कोशिकाएं, दूसरी बीजाणुजन कोशिकाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बीजाणुजन कोशिकाएं। देखिए बीजाणुजन कोशिकाएं, दूसरी है बीजाणुजन
कोशिकाएं। स्पोरोजीनस सेल्स, बीजाणुजन कोशिकाएं। देखो जैसे नाम से पता है, इनका काम होता है लघु बीजाणु का निर्माण करना। लघु माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु का निर्माण करना इंपॉर्टेंट काम है इसका। लघु बीजाणु का निर्माण करने का काम ये है। अब देखो बीजाणुजन कोशिकाएं होती है ना, इनमें होता है सबसे इंपॉर्टेंट अर्धसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु का निर्माण करता है। अब ये बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण करती है। इस उत्तक की कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है मित्रों। अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से एक बीजाणुजन कोशिका 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीजाणुजन उत्तक से बनने वाली जो कोशिकाएं हैं उनमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, हमेशा ध्यान रखना। अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है और समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है। तो आप याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन का कहीं भी नाम आ जाए तो 4 लघु बीजाणु कोशिकाएं बननी प्रारंभ हो जाती है। और 4 लघु बीजाणु कोशिकाएं, ये जो लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है मित्रों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसमें होता है? बीजाणुजन उत्तक, या इसको कहते हैं एमएमसी भी कहते हैं, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर आप देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को, इस पूरे तरीके को हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए मित्रों, आगे की जो क्लास है मैं कल ले पाऊंगा, और आज मुझे कहीं पे इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से जाना पड़ रहा है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जिनको आवश्यकता इसकी है उन तक पहुंचाइए। और फिर वापस अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।